नमस्कार। सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 9th थिएटर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो 7 नाटकों का मंचन होने जा रहा है उसमें से 2 नाटक आप देख चुके हैं और अब ये तीसरा नाटक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सैयां बेईमान। जी हाँ, सैयां बेईमान, जो कि मनोज मित्र लेखक हैं उसके और डायरेक्टर हैं संजीव जौहरी। साइरो आर्ट्स थिएटर ग्रुप की ये प्रस्तुति है और बहुत जल्द ये नाटक अभी अंदर यहाँ पर देशमुख ऑडिटोरियम में शुरू होने वाला है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि सैयां बेईमान किस तरह का नाटक है। पूरा नाटक देखते हैं, आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए चलते हैं। सैयां बेईमान देखने के लिए बस इस अपने शेर के साथ उनका रूबरू कराऊंगा कि आदेख शब्दों से तेरी तस्वीर बनाई है, आदेख शब्दों से तेरी तस्वीर बनाई है। मेरी गजल को लोग महबूब कहते हैं, मेरी गजल को लोग महबूब कहते हैं। सैयां बेईमान। अजी इतना क्यों खास रहे हो? अब इस कमरे में ना ही आओ तो अच्छा। इतना दिन चढ़ गया और जाके सर मोर मुकुट। अजी अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लो, तकिए के नीचे रखा है, देखो तो सही। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हे भगवान, आज कितने दिनों बाद सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं। अजी सुनते हो? देखो हमारे आंगन वाले हर सिंगार के पेड़ पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। आहा, जितन बाबू के डॉक्टर खाने की मुंडेर पर कितना सुंदर तोता बैठा है। अजी बाहर तो आओ, देखो जरा। सुबह जैसे ही मैं श्याम सुंदर का नाम लेना शुरू करूंगी कि उधर मेरे कृष्ण कन्हैया खो 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 खो। नकल मत उतारो। फूल बेलपत्ते से तुम्हारी आंखें उतारूंगी। यहाँ मैं दम घुट के मर रहा हूँ और ये मेरे तो गिरधर गोपाल। ये अर्ली मॉर्निंग का खांसी का दौरा भी तो जाता नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी तरह नहीं जाएगा। सब चालबाजी है, मेरे पीछे पड़े रहने की चालें हैं सब। तुम्हारे पीछे पड़े रहने के लिए खांस खांस कर मर रहा हूँ मैं। तो आग नहीं तो क्या? कितनी बार कहा, बस इस समय जरा खांसी रोक के रख लो, नहीं तो गुसलखाने में चले जा। फिर तो सारा दिन पड़ा है बम फोड़ने के लिए। इस समय मेरी जान हलक में अटकी रहती है और बस रोक के रखो कि तुम्हारी ये संगीत चर्चा बंद नहीं हो सकती। बेगम अख्तर, जैसा सूखा सोम सा चेहरा निकल आया है, वैसे ही डंक चुभोने वाले बोल। शहर भरा पड़ा है बड़े बुजुर्गों से, पर है कोई दूजा जो इस तरह खांस कर छींक कर बेहाल बेदम हो रहा हो? अब जितन बाबू को ही देख लो, वो भी तो बुजुर्ग है, पर देखने पर कहीं पता चलता है, देखते ही भक्ति श्रद्धा से मन भर आता है। तो जाओ ना, अपना ये गाना उसे ही सुनाओ, जाओ। हाँ जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। जाओ जाओ। खबरदार, कभी चित्तन डॉक्टर के डॉक्टर खाने की तरफ मुंह उठा के गाना गाते ना देखो तुम्हें। खिड़की से तोते निहारती है, खिड़की में रिबन क्यों बांध रखा है? खबरदार। दबा लाएगा कि नहीं? रुक, तुझे भी बाहर निकालता हूँ। हाँ, बाहर निकालोगे तो उस बेचारे की तो जान ही बचेगी। तुम्हारे चंगुल से जो छूटेगा उसकी तो उम्र ही बढ़ेगी। डोंट केयर, किसी की परवाह नहीं मुझे। डोंट केयर। डोंट केयर। मैं कहती हूँ अब तक जो दांत किटकिटा रही हो ना, वो भी मेरी ही बदौलत। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? ये लो पकड़ो। बात कर मेरा ठेंगा। मैं पूछती हूँ मेरे साथ रहने क्यों रहे हो? बेटों के पास जाके रहो ना। एक बेटा आसाम, दूसरा दिल्ली। ये लो दवा। रहने दो, ये लाड प्यार का दिखावा तुम रहने ही दो। हाँ, लाड प्यार मेरी बला से मेरा
ठेंगा। दूध। अरे राम राम, ये क्या किया बाबूजी? होली के माफी पिचकारी कहाँ चलाते हो? माई जी दूध। आए ठहर जरा, इस बिल्ली के बच्चे को तो जरा धूप में सुखाऊं, सारी रात खांस खांस कर दे, तकिए का क्या हाल कर डाला है। रहने दो, मेरे किसी चीज में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अपने बाप के यहाँ से लाई हुई चीजों को धूप में दबाओ। हाँ? ए माई जी, ये सुबह सुबह मेरे बाप का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो जी? नाम बदनाम करके कोई गुनाह नहीं किया, जैसे आदमी है वो। क्यों? अब मेरे बाप ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ दिया? डंडा डंडा घुमाते थे, चालबाज, अव्वल दर्जे का चाल, समझे? अपनी इस लाडली से मिलने आते थे, महंगे महंगे बर्तन और सबाब खरीद कर दे जाते थे। देखते रुपए का टेम्परेचर दिखा के जाते थे। एक तेरा मेरा डंडा था, वो मेरे पिताजी के नाक के सामने ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। हाँ? माई जी बर्तन ले आओ ना। आई खैर जरा। अच्छा, इतनी तकलीफ थी तो गए क्यों थे? अमीर बाप की सुंदर बेटी को ब्याहने। मैं गया था ब्याहने, तभी तो तुम्हारी नैया पार लगी। नहीं तो बिगड़ैल बाप की बिटिया अब तक जहन्नुम में जाती, पूरे रास्ते में भटक जाती। ओहो, भटक जाती। इन्होंने तो जैसे 7 फेरे लेकर मेरा तो जैसे उद्धार किया है रे। कहाँ के राजकुमार के हाथों मेरे बाप ने मेरा दान किया है रे। हाँ। कितने दानवीर थे सब पता है। माई जी बर्तन तो ले आओ। वो शादी में साइकिल भी थी, वो साइकिल थी या वो खली? देखो कब से चल रहा है? क्या मालूम, हम चले जाए माई जी। अरे रामदेव, 2 मिनट सब्र करेगा कि नहीं है? क्यों जी? इस शादी में सिर्फ साइकिल ही मिली थी और कुछ नहीं। घड़ी, चेन, ढेर सारा कैश, 23 पैर बढ़ाई की साड़ियां और वो चांदी की गड़बी। लेकिन वो साइकिल सीट ऐसी थी कि उस पे बैठते ही ओखली की तरह उछलने लगती थी और पिछवाड़े में ऐसे चूहती थी जैसे ओखली मार का जम रहा है। अरे बैठो भैया। बैठने से कैसे काम चली माई जी? Shut up! अच्छा, ससुर की दी साइकिल इतनी चुभती थी तो ना लेते? ली क्यों थी? है? तुम्हारे पिताजी भी क्या चीज थे सब पता है मुझे। मालूम है तुम लोगों को? मेरी एक इतनी सुंदर चांदी की गड़बी, 7 एक दिन हुए थे शादी को, कि मेरे ससुर ने वो चांदी की गड़बी को ठेके पे बेचकर ठर्रा निकला था। हाय राम, दारू पी लिया? क्या चुप क्यों? है? तुम सब मिलकर बोलो। मेरे ससुर ने चांदी की गड़बी बेचकर ठर्रा निकला था। चुभती थी साइकिल। अकल बेच खाई है बाहर वालों के सामने। है? पहला तुझे क्या चाहिए? नाड़ी। चल चल पे फट। दाढ़ी। तू क्या खड़ा खड़ा बैठा हो? बैठ, चल भाग यहाँ से। हमका कोई जल्दी नहीं है, हजामत बना के जाऊंगा। अरे बैठो भैया। अरे नहीं ना, बेकार की बकवास, हमको बहुत काम है, दसियों भर जाने। माई जी दूध। दूध पिएंगे ये? जिस फैमिली को ठर्रा निकलने की आदत हो, उन्हें दूध की क्या जरूरत? तुम सब सुनकर जाओ। मेरे ससुर ने चांदी की गड़बी बेचकर ठर्रा निकला था। तुम पर नाराज थे, इसीलिए तुम मनहूस थी ना। शादी के 3 दिन बाद ही मेरे वकालत में फेल होने की खबर आई। बापू ने वो गड़बी बेचकर जरा गम गलत कर लिया। ओहो, तो शादी के 3 दिन बाद इनके फेल होने की खबर आई। जैसे शादी से पहले तो एक बार भी फेल ना हुए। एंट्रेंस में 2 बार कच्चा नहीं खाया क्या? ये तो हमको पता ही था। तीसरी बार नकल करके पास नहीं हुआ? नकल करके? हाँ, नकल करके। जब मैं नकल कर रहा था तब तुम थी वहां पर। मैं नहीं थी तो क्या हुआ? जितन बाबू तो थे। साला जितन। लाला बेटा, तो सत्तू ने नकल की थी और पकड़े नहीं गए थे। चुप! तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है मुझे पता। अभी मैं बड़े मुन्ने को चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम बड़े को लिखो, मैं छोटे को लिखूंगी। छोटा मुन्ना क्या बिगाड़ लेगा मेरा?
तो बड़ा मुन्ना क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कन्हैया ये काम कर, मेरी सारी चीजें, ये सब कपड़े वगैरह सब बरसाती में ट्रांसफर कर दे। आज से वहीं रहूंगा, वहीं खाऊंगा, बस। फाइनल? फाइनल। फिर शाम को ये तो नहीं कहोगे तेरी माँ जी के कमरे में सोऊंगा? Shut up! अरे फाइनली कट अप। हर जगह चला ने बरसाती में ट्रांसफर कर देते हैं। अरे लेकिन मेरे पैसे कर देंगे, पैसे वैसे कैसा बाद में करना, अभी आ चला, चल जल्दी चल। हाय हाय ओ कमबख्तो, एक जिंदा आदमी को डोले पर क्यों उठा रहे हो? उठा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाय हाय, घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़ के जाओगे कहाँ? आधी रात को पानी पानी। बीच रात में भूत भूत बातें बना रही है और भूत के डर से ऐसे ऐसे कांपती रहती है। अरे मेरे वीर अर्जुन, भूत से लड़ने के लिए बड़े जिगरे की जरूरत होती है, और वो जिगरा सिर्फ एक ही आदमी के पास है। किसके पास? और किसके पास? चिंतन बाबू के पास। बागी दाढ़ी बनवा लीजिए, चिकना बना दूंगा। आज का एपिसोड तो मजा आ गया। क्या एपिसोड था, वाह। माशी माँ, अरे अब क्या हुआ? अरे रुको जरा, पिछले महीने का किराया तो दे आओ। कन्हाई दा, जल्दी करो। अरे रुको ना, तुम खड़े क्या हो, जाके टैक्सी लेकर आओ ना। माशी माँ, देर होने से हम बस मिस कर देंगे। चुपचाप। कौन बकुल? आप बिटिया बैठ बैठ। माशी माँ, पिछले महीने का किराया। सॉरी, इस बार फिर लेट हो गई। हट, ऐसी बातें मत किया कर पगली। वो सुन, कन्हैया एक काम करना, एक मोटी सी बाजार से सुरमई मछली ले आना। हाँ नहीं, रोहू। नहीं सुरमई लाना। खबरदार, रोहू का। रोहू पोहू आलतू फालतू मछली है। सुरमई ठोकी मछली। खून है उसमें। खून है उसमें, खून ही पीना है तो जाओ ना, सीधा ब्लड बैंक से जाके पी लो। मछली को खा लिया। जाकर है बाजार जा बेटा और मोटी सी रोहू मछली ले आ। तेरे चित्तन बाबू रोहू मछली का कालिया खाना चाहते हैं। साला, कौन खाना चाहता है? चित्तन डॉक्टर बाबू। कन्हैया सुन, कन्हाई नहीं है, तनख्वाह वगैरह गिन गिन कर देता हूँ, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। अरे क्या बात है कन्हाई, रुको जरा। नहीं भाभी, बाजार जाने से पहले रोज ये तमाशा, मेहनत की खाते हैं, इस उज्जत पे क्यों पड़े? आपको पता है मेरे दोनों कान के छेद बंद हो गए हैं। कान के छेद न बंद हो बेचारे के तो और क्या हो, दिन रात कान के पास चिल्ला चिल्ला तो तुम करती हो। डॉक्टर भाभी, मुझे अपनी नौकरी दोगी, मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए। माशी माँ, आप दोनों में से एक जना तो चुप हो जाइए। मौसा जी कैसे उत्तेजित हो रहे हैं, देखें कैसे लाठी ठोक रहे हैं। ठोकने भर की है, मारने की नहीं आ रही बेटिया। हरा, कितनी सुंदर ड्रेस है तेरी, मुझे तो कभी भी ऐसी ड्रेस ना दिला के दी। स्कर्ट पहनोगी तुम? हाँ, और वो मछली भी खाओगी। माशी माँ, मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों को एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे ये झगड़ा झंझट सब खत्म हो जाएगा। देखिए, दिन भर में जितनी बात होंगी उनमें से एक बात आपकी मर्जी से होगी, फिर एक मौसा जी की मर्जी से, फिर आपकी मर्जी से, फिर मौसा जी की मर्जी से। इस तरह चल सके तो। ऑलराइट, अगर इससे शांति बरकरार रहती है तो ऑलराइट, मैं शांति से ही कह रहा हूं। जाने का नहीं, तेरी माई जी तो कह रही है ना, वो मछली ले आ जा, रोहू मछली ले आ जा। फाइनल? फाइनल? आज नहीं रहने दो कन्हई, जो तेरे बाबूजी कह रहे हैं बेटा तू वही ले आ जा। तू सुरमई मछली ले आ बेटा। नहीं, तुम रोहू मैं सुरमई, ऐसा कहीं होता है? हजम नहीं कर पाओगे? हजम करने की कोशिश करूंगा। मर जाओगे क्या फायदा ना, तुम्हारे लिए सुरमई ठीक रहेगी। रोहू, सुरमई, रोहू, दोनों ले आता हूँ। सर पे रोहू ना सिर पे सुरमई, रोहू, सुरमई, रोहू, सुरमई, रोहू।
बकुल, देखो बात। ओहो, मेरा नहीं आपके दोस्त का। अब माशिमा में चलती हूँ। हाँ अबे तुझे क्या हो गए साले? देवर जी जल्दी नब्ज देखिए, लगता है आपके दोस्त तो चले। अरे भाई ये रोना धोना किस लिए? तुम्हारे पति ने भी क्या खांसी पाई है भाभी? दवा खाने में बैठा था कि जोर का धमाका हुआ, लगा किसी का टायर बस्ट हुआ है। तुम इसका मुंह बंद ही रख सकती हो? मेरे कहने से चुप कहाँ हो गए? अरे धमकाया करो साले को। वही तो करती हूँ। हाँ धमकाया करो, और फिर भी ना माने तो दरवाजा बंद कर दिया करो, वही बाहर से। ना वो मुझे बाहर से बंद करके रखेगी और तुम साले रोहू मछली का कालिया खाओगे। दिन रात आपके दोस्त मुझे भला बुरा कहते रहते, मैं तो इनकी आंखों पर कांटा बन गई हूँ। तुझे क्या हो गया साले? अबे हुआ क्या है? अबे मुझे देख, इस उम्र में भी बराबर प्रैक्टिस चला रहा हूँ, और एक साले तू है कि पेट पर नमक का सेक लगा जा, और इस कमसिन सी लड़की का जीवन धुआं किए हो। नहीं, लड़की ने मुन्नी मुनिया रानी। अरे मैंने बहुत देखा है भाभी, ये गठिया के मनुष्य कभी अपनी बीवियों को खुश नहीं रख सकते। मेरे हाथ में पड़ती तो राजरानी बना के रखती। जितन तुम हमारे पारिवारिक मामले में नाक न घुसेड़ो तो अच्छा है। हाँ अबे नाक ना घुसेड़ो। अबे पट्टे तू मेरा पेशेंट है, जरूरत पड़ेगी तो तेरी पिटाई भी कर दूंगा, नींद की गोलियां खिलाकर हमेशा के लिए सुला दूंगा, समझे? अरे कुछ नहीं हुआ है भाभी, जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर रहा है। लाओ क्या बना है? हींग की कचौड़ी तल के रखी है। क्या बात है? जाकर ना कचौड़ी है बेटा। ले आऊं कचौरी? हाँ लिया। अबे मेरा बाप, कल रात को दवा खाने में रात का खाना नहीं भिजवाया गया भाई। हाँ ना, रात को खाना ही नहीं खाया। मैं खाया। तुझे क्या हो गया? किसी ने भेजा ही नहीं। वो भतीजियों की बहुए चाचा ससुर को भूल नहीं लगता है। हाय तो देवर जी, हमारे यहाँ क्यों नहीं चले आए? मैं तुम्हारे पास कैसे चला था, वो भी आधी रात को? अबे साले तू चुप नहीं रह सकता। सोचा तो था कि चलाओ, लेकिन कल दवा खाने मरीजों की भीड़ भी बहुत। अच्छा चलिए पसीना पूछिए। कन्हाई जल्दी ला कचौड़ी बेटा, कब से तल के रखी है, ठंडी ना हो गई हो। नहीं माजी, गर्म। अच्छा लीजिए लीजिए। अरे हिंग की खस्ता कचौरी बनाई, अरे हिंग की खस्ता कचौरी बनाई, अरे खाए गोरी का, खाए गोरी का यार, बलम उतर से बुढ़ा उतर से। अब देखो पट्टे, तेरी बीवी मुझे हिंग की कचौरियां बनाकर खिलाती है, तुझे खिलाती है? मेरा ठेंगा। सुबह सुबह खस्ता कचौरी, दिन अच्छा गुजरेगा। वाह क्या नदीदापन और ये नखरा। चलिए बाबूजी, जो चीज खा नहीं सकते उसकी तरफ देखते रहने का कोई फायदा नहीं है। बाजारों आते हैं। खा सकते खा। खा रहा हूं मैं। और जोर जोर से पंखा झलो। भगवान, जिंदगी बीत गई देवर जी, पर शादी नहीं। कितना कहा, जब टाइम था तब तो की नहीं, और अब भतीजे के भरोसे। घाटे में नहीं राजी। शादी अगर करता तो बीवी इस तरह से जिनकी कचौरियां बनाकर खिलाती, अजीब ठेगा दिखाती ठेगा। पर क्यों इतनी मेहनत करते हैं देवर जी? रुपया तो ढेरों कमाए, और क्या करना है? और वैसे भी इतने रुपयों का होगा क्या? अरे भतीजे भतीजों को दे जाऊंगा और क्या। हाँ, वो लोग आपको पूछते नहीं और उन्हीं को सारा रुपया दे जाए। बहुत बढ़िया। अरे भाभी, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पान मसाला। और उस दिन जो किमाम का पान लाया था वो कैसा था? बहुत ही बढ़िया। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जा। कहाँ बे? न्यू बंगाईगांव स्टेशन के 30 मील के फासले पर कैसा भयंकर रेल डकैती
डकैती सब सर्वनाश हो गया रे। कहाँ तो डकैती हुई न्यू बंगाई गांव से 30 मील दूर, और यहाँ कलकत्ते वालों की छाती फट रही है। क्यों? बड़ा मुन्ना न्यू बंगाई गांव का स्टेशन मास्टर नहीं है? तो क्या हुआ साले? क्या हुआ? कितना कुछ हो सकता है। जीतू भैया, तू एक टेलीग्राम कर दे काम बड़े मुन्ने को। अगर बड़े मुन्ने को कुछ हो गया ना तो मैं अरे ना जाने मेरे छाती में क्या हो रहा है। साले पिता का दिल क्या होता है ये तू नहीं समझेगा साले। तुम मत रो, मत रो। अजी रोए मेरा ठेंगा, दिल्ली में मेरा छोटा मुन्ना न जाने कैसा होगा। धत्ते लिखी, छोटा मुन्ना धत्ते लिखी, और बड़ा मुन्ना कुछ देख रही है देवर जी। हाँ वही देख रहा हूँ। क्यों बे साले, तूने बासी अखबार में ढूंढ ढूंढ कर बड़े मुन्ना की खबर क्यों निकाली? अबे छोटे मुन्ना की तो निकाल सकता था। अच्छा देवर जी, आप मुझे काली घाट ले जाएंगे? काली घाट? हाँ, छोटे मुन्ने के लिए मन्नत मांगनी है। पिछले महीने उसने लिखा था कि उसकी तोंद धड़ धड़ाकर बढ़ती जा रही है। ओह, तो चलो तोंद को घटाने के लिए मन्नत मांगा है। छोटे के लिए लड़िया रही है, अब बड़े के ऊपर डका। ऊपर नहीं अंदर। पता है देवर, बड़े मुन्ना की नजर इस मकान पर है। बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर पैसा हथिया आएगा। क्या बात कर रही हो भाभी? हाँ, लेकिन मैं भी हूँ और छोटा मुन्ना भी है। देखती हूँ मकान कैसे बेचता है। अरे नहीं नहीं, बड़े मुन्ना को इस घर में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। साले चल निकल निकल मेरे घर से, चल निकल साले। आग लगा। शांति चल। शांति। कुछ नहीं चल। भाभी, अपनी फिएट में काली घाट ले चलूंगा। नहीं नहीं, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। बाबा जो करना है इस शौक के वक्त ही करना है। इसके बाद अगर छोटा आप पहुंचा तो अकेला नहीं आएगा, इसलिए अंतिम संस्कार करते ही। अंतिम संस्कार किसका? माँ का और किसका? लेकिन माँ जी तो जितेंद्र बाबू के साथ बाहर घूमने गई है। घूमने गई है? हाँ। मुझसे लुक छिपकर बहुत दिनों से ये खेल चल रहा है। मतलब माँ मरी नहीं है? बाबा, शर्मिला की शादी में कुछ रुपया पैसा खर्च कर सकोगे? शादी नहीं, शादी कोई ना करे। अगर तुम्हारी माँ से मैंने शादी नहीं की होती तो आज तुम लोग कितने शांति से रहते हैं, इसलिए शादी कोई ना करेगा। शादी कोई ना। संभाले। इस घंटे में झगड़े खत्म ही नहीं। फैली हुई है सपनों की बाहें, ओ बंद भी कीजिए गुनगुनाना देवर जी। चल दे कहीं। कहाँ गए सबके सब? कढ़ाई भी दिखाई नहीं दे रहा। रास्ते में प्रहलाद ने कहा बड़ा मुन्ना आया हुआ है। देवर जी, कितने बज गए? 10 बज गए। हाँ 10 बज गए। अब तो आपके दोस्त पूरा घर सर पे उठा लेंगे। सोचता हूँ अब तुम लोगों के घर नहीं आया करूंगा। अरे क्या जरूरत है मियाँ बीवी के झगड़े की वजह पर? और फिर तुम्हारे बेटे भी ना जाने क्या क्या सोचते हैं। क्या सोचते होंगे? ए देवर जी, ऐसे गंभीर होके क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ना होगा बताए देते हैं। देवर जी, आपने जो अभी कहा क्या सच है? आप यहाँ और ना आएंगे? अरे नहीं भाभी नहीं, तुम लोग मेरे इकलौते दोस्त हो। तुम लोगों की सिवाय इस दुनिया मेरा कौन? तुम लोगों के यहाँ नहीं आऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? तो इस बरसात के फूल को छूकर कसम खाई कि हमारा साथ कभी ना छोड़ेंगे। हम लोगों में से कोई भी अगर एक दूसरे से अलग हो गया तो हम तो जिंदा ही ना रहेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि भागेगा नहीं। जितन, तो क्या तू नब्ज देख रहा था?
जब्स क्यों देखूंगा मैं साले? नहीं नहीं, जिस तरीके से हाथ दबा रहा था मैंने सोचा शायद नब्ज देख रहा। कहते थे देवर को, मेरा हाथ दबाकर नब्ज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो मैं समझ ही ना, दोपहर से आधी रात तक नब्ज डगमग डगमग दौड़ती रहती है। तो फिर कैसी रही तुम्हारी आउटिंग? बहुत अच्छी रही। कल का क्या प्रोग्राम तय किया? कोई प्रोग्राम तय नहीं किया। अरे नहीं, बना ना, कल का प्रोग्राम बना। एक काम कर, कल पाताल रेल की सैर करा ला। कर नहीं सकते। घूम, शौक से घूम। एक काम कर, कल तू अपनी फिएट गाड़ी ले आ। हाँ। फिएट का ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा। साले, तेरा ब्रेक भी तो बहुत पहले फेल हो चुका है। मरम्मत करवा दे। हमारे घूमने को लेकर इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? घूमो ना, शौक से घूमो। ज्यादा से ज्यादा कितने? 20। उसके बाद क्या? उसके बाद ये मकान बिक जाएगा। कलकत्ते का दादा पानी फिनिश, सीधे न्यू बंगाई गांव, बड़े मुन्ना बड़ी बहू के पास आ। अबे साले, तेरे सर पर भूत सवार हो गया। भूत सवार था साले, अब उसी भूत को खदेड़ूंगा। This is the only way to save my family from the dirty hands, साले। बहुत लोगों के दोस्त होते हैं, उम्र बढ़ती है दोस्ती भी टूट जाती है, पर तुम लगोट पहनने के उम्र से मेरे पीछे पड़े हो जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो ठीक है, मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। बड़े मुन्ने ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देख बड़े मुन्ना, अब देख साले। बड़े मुन्ना, इन दोनों ने तुम्हें डकैत कहा है। वाह बेटा, घर में कदम रखते ही बाप के कान में मकान बेचने का मंत्र फूक गया तुम्हें? मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं पड़ा जीतू चाचा। बाबा का मकान बाबा ही बेचेंगे, तय किया है। ठहरो, आज कितने बरस हो गए तुम लोग यही कोशिश करते आ रहे हो कि बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर पैसा कैसे हथियाया जाए। मैं क्यों हथियाने लगा माँ? मैं क्या नालायक बेरोजगार हूँ? हाँ, जिसके घर 7-7 बेटियां हो वो क्या लायक बनेगा? बेटियों का रेवड़ पार लगाना बड़ी टेढ़ी खीर है, फिर चाहे राज्यपाल की नौकरी ही क्यों ना हो। पता है देवर जी, बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर बेटी की शादी करेगा। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी पोतियों का अच्छे लड़कों के साथ रिश्ते के लिए बाबा कुछ नावा दे भी दें तो तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए। और इसके अलावा भी इस मकान को रखे रहने में क्या फायदा है? आप ही बताइए जीतू चाचा, हम कहाँ पढ़े अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, और ये दोनों बुजुर्ग यहाँ पढ़े हुए, इनको यहाँ कब क्या हो जाए इसके मन लगाकर काम भी नहीं कर पाते। आने दो छोटे मुन्ने को, मैं भी देखती हूँ मकान कैसे बेचते हैं। आने दो उसे। अरे तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ ठीक से, फिर तुम मैंने यहाँ से हटा क्यों रहे हो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब बातें मत कहिए जीतू चाचा, यहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में हैं। बाबा का चेहरा सूखकर आधा रह गया है। इस हालत में बाबा को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहे कुछ भी कहें जीतू चाचा। मेरी नब्ज देखेगा जीतू। बाबा तुम अंदर जाओ, रात हो गई है, सो जाओ। जीतू मैं सोने चला। बड़े बड़ा ये जो पजामा लाया था थोड़ा ढीला है, चुस्त पजामा लाया कर। जीतू मैं सोने चला। साले एक बात और जीतू चाचा, बाबा कह रहे थे कि आप उनके इलाज के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लेते। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि बाबा के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, फिर भी बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बूढ़े माँ बाप का कर्ज अदा कर सकें। आपको कितना देना है सब पूछना अच्छा नहीं लगता। आप तो कोई हिसाब किताब रखते नहीं, इसलिए सोचा कुछ रुपए। देवर जी, देवर जी, तुम्हारे बेटे ने मुझे रुपए दिए ना कभी, इलाज कर चुका है।
एक डॉक्टर हो भाभी, प्रोफेशनल मैन। आप लोगों से मेरा नाता भी बहुत प्रोफेशनल है। मेरे भतीजे भतीजों से भी मेरा बहुत कमर्शियल नाता है। मैं कैसा इंसान हूं भाभी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं जिसे वो अपना कह सके। चले जाओ, तो कभी लौट के नहीं आओ। कौन कहां रहेगा पता नहीं, लेकिन उस हरसंगार के पेड़ पर जो फूल खिलेंगे तो तुम लोगों की बात क्या है, तुम्हारी याद साहब की याद। गया, पिछले हफ्ते ही दिख गया था। शुक्ला सेठ मजे में नाच रहा है। तुम लोग क्या कर रहे थे? माँ क्या कर रही थी? कोई रोक नहीं सका? मैं क्या करता, माँ जी ने खूब रोना धोना मचाया। पूजा घर में बैठी रही बिना खाए पिए। हाँ, बड़े भैया बाबूजी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती रजिस्ट्री के दफ्तर ले गए थे। वहां से आने के बाद बाबूजी की आंखों में पानी था। छोटे भैया भैया भैया, ये सब उसी बड़ी भाभी का किया है। वही बैठे बैठे कलपुर्जे चला रही है। भैया भेड़ तो मिल गया उसे। छोटे बेहद सिरदर्द है, क्या बोलना है बोल। ये सब चालाकियां छोड़ दो भैया। जब से इस घर में कदम रखा है तुम्हारा सिरदर्द का रोना सुन रहा हूं मैं। असल बात तो ये है कि तुम मेरा सामना करने से भी कतरा रहे हो। चालाकी से घर जो भेज दिया। जो किया बाबा ने किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? बाबा को भट्टी कौन पड़ा है? अरे बूढ़े पति पत्नी का झगड़ा मनमुटाव तो चलता रहता। तुम उसको मिटाने की जगह उसका फायदा उठा रहे हो। तुम और भाभी जी इतने छोटे, इतने नीच हो तुम लोग। जो कहना है मुझे कह, भाभी को उसमें ना खींच। वो बेचारी भली मानस। हाँ, भली मानस। रोटी तोड़कर भी नहीं खाना आता उन्हें। इससे पहले भी बाबा की लाइफ इंश्योरेंस की नीट 20,000 रुपए तो हजम कर गए थे। अब चालाकी से घर बेच के 1.5 लाख रुपए लेके तुम रफू चक्कर होना चाहते हो। वो तो कहो मैं आटपका तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। रुपयों का बैग मेरे हाथों में आ गए हैं, भाई पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम इतना खुल्ला कह रहे हो? अनपढ़ गवार बीवी के पल्ले पड़ के तुम पैसों के इतने लालची हो गए। तुझे जो कहना है कहता जा। तू चाह कमीना लालची, लेकिन रुपए मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना कर ले। देखेगा मैं क्या कर सकता हूँ। चल अब मैं भी देखता हूँ कि रुपए का बैग लेके तुम कलकत्ता से कैसे बाहर जाते हो। माँ जी रो रही है, बाबूजी रो रहे हैं, सबको रुलाकर आपने मकान बेच दिया। ये क्या आ गया बड़े भैया। ठीक है, रुपए चाहिए ना तुझे, ले ले, और माँ बाबा को भी साथ में ले जा। क्या कह रहे हो भैया? माँ बाबा को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों? दिल्ली? तेरी बीवी कुत्ते पाल रही है, सास ससुर को नहीं पाल सकेगी? अरे नहीं, कनिका को अकेलापन पसंद है, और माँ बाबा वहां रहेंगे तो हल्ला गुल्ला होगा ना। तेरी बीवी सिर्फ कुत्ते ही नहीं ना चाहती, कविताएं भी लिखती है। ठंडे दिमाग से सोचो ना भैया। कैसा ठंडा दिमाग? जब चोर धोखेबाज बोल रहा था तब ठंडे दिमाग की बात याद नहीं आई। अब रुपयों का बैग पाकर दिमाग पर ठंडी लहर चल रही है। ठीक है, पूरे रुपए भी नहीं देने होंगे। हाफ तुम लो और माँ बाबा को ले जाओ। अच्छा, रुपयों के वक्त हाफ और माँ बाबा के वक्त पूरी जिम्मेदारी मेरी। फिर माँ बाबा का भी हाफ हो जाए। ठीक है, मैं राजी हूँ। एक को तुम लो और एक को मैं भी राजी हूँ, मगर मुझे माँ चाहिए। ये क्या कह रहे हो भैया? माँ को तुम लोगे? अरे उधर भरोसेमंद काम का आदमी नहीं मिलता ना। माँ मेरे साथ जाएगी, तेरी भाभी का जरा हाथ बटेगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तुम खुद कह रहे हो तो इतनी मामूली सी चीज तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तो बस ये कह रहा था, भाभी जी की माँ से कुछ खास पटती नहीं है। पटा लेगी, काम काज में हाथ बटेगा तो जरूर पटा कर रखेगी। ठीक है, आओ फिर लेन देन का हिसाब किताब कर लेते हैं जरा। बड़े मुन्ना, बड़े मुन्ना, ये
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे अब तुम्हारी माँ को 2 जगह रहना पड़ेगा। क्यों बड़े मुन्ना? अरे इससे हमारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ये नहीं समझ रहे हो? हाँ, लेकिन ये तो हमेशा अपनी माँ की तरफ होता था, तुम मेरे तरफ थे। फिर ये हिस्सा बांट में उलट पुलट कैसे बड़े मुन्ना? अरे बेटे तो हम दोनों ही हैं, नहीं देख रहा तमाशा? अरे देखो ना। नहीं, इसके साथ मेरी स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है। फिर इसने अपनी पसंद से शादी की है। बहू को आज तक देखा भी नहीं मैंने। मैं इसके साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा। हाँ। कौन कहाँ रहेगा ये हम लोग तय करेंगे। हाँ, मकान बेचकर सारा पैसा हथियार लिया। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे ये तुम तय करो। अब जो मर्जी वो करो, हमें कुछ नहीं मालूम। बड़ा मुन्ना छोटे मुन्ना, बेटा तू मुझे अपने हिस्से में ले ले, तू मुझे अपने पास रख। अब तो बड़े भैया ने तुम्हें ले लिया है माँ, अब तुम बड़े भैया की हो। मैंने तुझे यही बंदोबस्त करने के लिए यहाँ बुलाया था। क्यों, क्या दिक्कत है माँ? बड़े बेटे बड़े बहू के साथ रहोगी तो इसमें क्या गड़बड़ है माँ? तू समझ नहीं रहा है बेटा, बड़ी बहू मुझे अपने पास क्यों बुलाना चाहती है पता है तुझे? वो अकेला पाकर मुझसे बदला लेगी, खटमल की तरह पसंद कर मार डालेगी वो मुझे। असल बात तो ये है कि वो लोग तुम्हें फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही हो उनके बारे में। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम सारा प्यार मुझे ही क्यों करोगी, थोड़ा प्यार उन लोगों को क्यों नहीं कर सकती हो? हद है। छोटे मुन्ना, बेटा सुन तो सही, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया। आज मेरी वजह से तुम्हें अपने बेटों से भीख मांगनी पड़ रही है। भीख। नमस्ते मामू जी। आइए शुक्लाल जी बैठिए। अरे आनंद देवी कर रहे हैं आप लोग? 1 हफ्ता हो गया मकान खरीदे हुए, लेकिन अभी तक परमानेंटली नहीं आ सका। अब बताइए तो, वकेट कब कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने तय नहीं किया, मतलब कौन कहाँ रहेगा ये डिसाइड नहीं किया। अरे कौन कौन से मुल्क में रहेगा ये मैं तय करूंगा। अरे आप तो बस मकान वकेट कर दीजिए, मकान मैं खरीद चुका हूँ बस। शुक्लाल जी, आपसे हाथ छोड़कर प्रार्थना है, इस मकान में एक कमरा हम दोनों पति पत्नी के लिए छोड़ दें, जिसमें हम अंतिम सांस ले सके। नहीं, उसके बाद ये मकान तो आप ही का हो जाएगा। अरे ये सब बातें छोड़िए महाशय, ये बात करके कोई फायदा नहीं जो चीज हो ना सके। यहाँ मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा, एक फ्लैट 10-10 लाख रुपए में बेचूंगा। सारी पार्टियां फिट है, एडवांस भी ले लिया है। और आपको बता दूं, 1 हफ्ते में ये मकान खाली कर दीजिएगा, नहीं तो बुलडोजर से चूरम चूर करवा देंगे। ये बूढ़ा बूढ़ी और ये छोकरा छोकरी कुछ नहीं मानेगा। हाँ, एक नहीं, ऊपर वाले किराएदार क्या बोलते हैं, घर खाली कब करेंगे? वो नहीं कर सकते खाली, काहे? बच्चा होगा। ओ प्रेग्नेंट। हाँ, इस हालत में वो दोनों कहाँ जाएंगे? अरे छोड़ो, बुलडोजर ये सब प्रेग्नेंट नहीं जानता, धड़ाधड़ आगे बढ़ता जाता है। कन्हैया, बाहर अल्टीमेटम टांग कर जा रहे हैं, समझे? 7 दिन, वरना कहाँ भाग के जा रहा है बे साले? तूने सुना जीतू? हाँ सुना। तू दिल्ली, वो आसाम। बता तेरे बड़े मुन्ना ने मुझे। हम दोनों का बंटवारा हो गया। अरे वो तो होना ही था। लौकी, कद्दू, कटहल आधा आधा बढ़ता है। जमीनों का बंटवारा भी होता है, देशों का बंटवारा भी होता, और 2 देशों के बीच गंगा के पानी का बंटवारा भी होता। तो माँ बाप का बंटवारा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? तू भी यही कह रहा है कि तू मत रो साले, मत रो। बुढ़ापे में लोग रोता हुआ देखेंगे ना तो बेटे बहुत हंसेंगे हम। मजाक कर रहे हैं देवर जी।
लेकिन आज के दिन ऐसा मजा जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं। हो जाने वाले हो सके तो लौटे आना। ठीक से देख दाख लो, फिर शायद हम इस घर में कभी न लौटे। कितने लोग मिलने आए? जीतू, सिर्फ जीतू नहीं आया। मैं जानता था वो निकालेगा, जब छुप के कहीं रो रहा होगा। झगड़ा किया, मारपीट किया, अरे कितने बरस की दोस्ती है हमारी, लेकिन एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं हुए। सुनो, मैं जा रहा हूँ जीतू से मिलने। ना जी, अभी कहीं मत जाओ, अपना माला सब आप देख लो। पीछे कहीं कुछ रह गया तो वो लोग टैक्सी लेने गए हैं। तुम्हारी गाड़ी कितने बजे है? हमारी गाड़ी पहले की है, तुम्हारी गाड़ी शाम 7:30 बजे कालका में। अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैंने देखा है तुम्हारी एड़ियां सूजी हुई है। ये देखो, तुम्हारा मफलर मेरे कपड़ों में मिल गया था। ये फट गया, जरा सिल दोगे? हाँ, सुनो, चिट्ठी लिखना। लो, मुझे लिखना आता है। अब तक तो दूसरों से लिखवाई। वहां भी ऐसे ही करना। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हें चिट्ठी, वो भी दूसरों से लिखवाना, ऐसा भी होता है कहीं? अब समझ में आ गया तुम्हें ये अनपढ़ रहने की दुर्गति? कैसे समझो? जिंदा रहते हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा, ये कहाँ पता था? इससे तो मौत हम दोनों को अलग कर देती। कहाँ न्यू बन जाएगा वो, कहाँ दिल्ली। सुनो जी, इतनी दूर जाकर तुम्हारी बीमारी बढ़ गई तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मालू, एक दिन तुम बड़े मुन्ने के घर सांझ का दिया जला रही हो, तभी टेलीग्राम आया कि मैं चला गया। ना जी, सांझ के समय ऐसे कबूल मत बोलो ना। मेरा तो दिल कांप रहा है। नहीं जी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं एक बीमार आदमी हूँ, इसी का फायदा उठाया इन दोनों ने। दोनों को कितना कहा कि हमें आश्रम में चलो या जंगल में, पर एक साथ रहने दो, पर दोनों ने ना सुनी, दोनों ने ना सुनी। माशिमा, शादी का कैसे रोते नहीं है माशिमा? ये लीजिए, प्रसाद खाइए। ये लीजिए मासा जी। दोनों अपना ख्याल रखना, बेटा बेटी जो भी हो मुझे खबर करना, और अपने बच्चों को इस तरह पालना कि वो बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कर सके। हम सब साथ थे, कितनी सहूलियत थी। ऐसे समय में आप लोगों के पास बकुल को छोड़कर मैं निश्चिंत होकर बाहर जा सकता था। ये मकान छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? कैसे लोग मिलेंगे? आजकल किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती।
चलो चलो, सारा माल सामान खाओ, टैक्सी आ गई है। चलिए बाबूजी उठिए, हम भी निकल ही पड़ते हैं। हावड़ा ब्रिज पर जाम नहीं सकता तो पहले ही निकल पड़ते हैं। अरे कन्हई, सामान लाओ भाई। चलो चलो बाहर चलो, गाड़ी का समय हो गया। अरे जाते समय ये क्या लेके बैठ गई? तेरे बाबा के मोजे बस वो धर तेरी, जाते वक्त गंदे मुझे। चलते हैं श्यामल बाबू, आप लोग तो मकान खाली कर। जी बस ठीक है भैया, जरा आइए, जाते वक्त को प्रणाम कर ले। सामान नीचे रखना नहीं, सुना नहीं तूने? सामान नीचे रख। मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा। मामला क्या है तू चाचा? सुना नहीं तू? ये मकान मैंने 1.5 लाख रुपए देके खरीदा। पर मकान तो शुक्लाल सेठ ने खरीदा था। सुखलाल सेठ ने खरीदा था। सुखलाल सेठ, जी डॉक्टर साहब। इन्हें बताओ कि ये मकान किसका है? जी डॉक्टर साहब, आपका। किसके रुपयों से खरीदा गया? जी रुपया आपका, नाम के लिए शुक्लाल सेठ, एक्चुअल मालिक आप है। हमारे हाथ से आपके रुपयों से ये मकान खरीदा गया। और उस दिन जो तुमने बुलडोजर का डर दिखाया था, वो किसकी सलाह थी? वो डॉक्टर साहब आपकी सलाह से। आपने कहा जा शुक्लाल, बूढ़े बाबू को बुलडोजर का डर दिखा, तो मैंने डरा दिया। माफ कीजिएगा बाबूजी, डॉक्टर साहब ने हमारा गाल ब्लैडर काट कर हमें श्योर डेथ से बचा लिया। माफ कीजिएगा बहन जी। डॉक्टर साहब मैं चलूं? नहीं, तुम यहाँ बैठ। ये बस साले दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। अबे साले, मेरा मकान मतलब तेरा मकान। तू कहीं नहीं जाएगा साले। तू क्या, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। श्यामल, बकुल, तुम लोग भी यहीं रहो। और यहां तक कि ये बाप कनाई भी यहीं रहेगा। जाएंगे तो सिर्फ ये 2 नमूने। क्यों बेटा, मिल गए 1.5 लाख? कर लिए 50-50। 6:30 बजे आसाम में, 7:30 बजे कालका में। टैक्सियां बाहर खड़ी, चलो नन्हे मुन्ने लाई, अपनी राह पकड़ो, नहीं तो 1-1 मिनट का किराया वसूल करूंगा। अरे तुम कहां जा रहे हो? है? अरे मेरे कहने से चले जाओ। जीतू चाचा के घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने टैक्सी लौटा। अरे मेरा घर मतलब तुम लोगों का घर, और उसी घर का गृह प्रवेश है आज। 3 रातें बिताए बगैर इस घर से कोई नहीं जाएगा। जीतू, देवजीत बाप, नहीं अंदर इतना कुछ। सब तुम्हारे लिए जी, सब तुम्हारे लिए। नहीं, पानी रहने दे, कनाई रहने दे साले। कबीरे, जौहरी साहब ने, संजीव जौहरी इनके डायरेक्टर रहे। हीरे की परख कोई जौहरी ही कर सकता है, और जो ये हीरे चमके हैं, वाकई आपकी तालियां इस बात का इस्तेमाल करेंगी कि इस चमक ने हमें खुशी दी, इस चमक ने हमें आंसू दिए। इस मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दीपक डोगरा साहब को कि वो आए और संजीव जौहरी साहब की इस टीम को सम्मानित करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें कलमकार पत्रकार का। इस शेर के साथ कि जब शुरुआत की थी इन लोगों ने, तो मुझे लगा था कि हंसी के गुदगुदे में बहुत सारी चीजें निकलेंगी, कि वो मुझे खार कहती थी, मानो राखी जी के चरणों में है, कि वो मुझे खार कहती थी, मैं उसे खुशबू कहता था। वो मुझे खार कहती थी, मैं उसे खुशबू कहता था। सोचा न था मिलके गुलाब हो जाएंगे, सोचा न था मिलके गुलाब हो जाएंगे। गुलाब की तरह महकाया इस आंगन को,
पाहुजा साहब और उनके परिवार ने जो मंच को रंग दिया है, उस रंग को रंगीन बनाने वाले आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं संजीव जौहरी साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और तारुफ कराएं एक एक करके अपने टीम के इन तमाम बेहतरीन हीरो का। हीरो कहूं या हीरे कहूं, कंफ्यूजन है। संजीव जौहरी साहब, आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपने इतने प्यार से हमारा नाटक देखा। मैं अपनी टीम का आपसे परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले मिस्टर वी.के. बिंदु, जिन्होंने प्रोफेसर अरविंद जी से भी निवेदन है कि हमारे पास जेएनयू के प्रोफेसर अरविंद जी हैं, मंच की शान को बनाएंगे। उनके बगल में रेखा जौहरी, जिन्होंने माची का रोल, मिस्टर मनु ढींगरा, जिन्होंने डॉक्टर जितेन का रोल, प्रिया वर्धना, जिन्होंने बकुल का रोल निभाया, सबसे पहले मिस्टर वी.के. बिंदु, पति का रोल इन्होंने निभाया। फिर रेखा जौहरी, इन्होंने माजी का रोल निभाया। मनु सिकंदर ढींगरा, इन्होंने डॉक्टर जितेन का रोल निभाया। प्रिया वर्धना ने बकुल का रोल निभाया। कुंदन ने श्यामल का रोल निभाया। प्रदीप ने बड़े मुन्ना का रोल किया। सुदर्शन ने रामदेव दूधवाला। सादिक ने छोटा मुन्ना। अविरल पुरी ने शुक्लाल सेठ। अनुज ने पल्लाद। यज्ञ निकेत ने कनाई। शिव जौहरी ने म्यूजिक डिजाइन किया और म्यूजिक किया। और मिस्टर राम कैलाश जी, आइए प्लीज मंच पर। मिस्टर राम कैलाश ने हमारी प्ले की लाइटिंग को डिजाइन किया है और इन्होंने लाइटिंग को ऑपरेट भी किया है। तो हमारी लाइट के डिजाइनर और ऑपरेटर मिस्टर राम कैलाश। और मैं आप संजीव जी से निवेदन करूंगा कि संजीव भाई, 3 मूर्तियां, डॉक्टर की भाभी जी और साहब, क्या दिल धड़का के अपने दौरे को ले आए। आपके धड़कते दिल के साथ हमारे आंसू कभी उन्माद में थे, कभी खुशी में थे, कभी गम में थे, लेकिन आपने आंसुओं को थमने नहीं दिया। ये आंसू रंग बदलते रहे और ये मंच रंगीन होता रहा। मैं इस्तकबाल करता हूँ आप सब कलाकारों का। और संजीव साहब का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में जेएनयू के प्रोफेसर इतने भाव विभोर हो गए मुख्य अतिथि कि जौहरी को ही नहीं पहचान पाए हीरे। प्रोफेसर गलतियां ना करते तो हम फेल कैसे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपकी तरह डॉक्टर साहब खूबसूरत गा तो नहीं सकता, पर एक शेर बोलूंगा कि अच्छी बातों का क्या। डॉक्टर साहब आपको पेश कर रहा हूं कि अच्छी बातों का क्या, पल में भूल सभी जाते हैं और याद है उसकी कई बातें, बेशक सूरत याद नहीं है, बेशक सूरत कभी किसी का दिल न दुखाए, और खासकर माँ बाप का। हमने सीखा है, समझा है। और मैं इस कड़ी में दीपक रॉय साहब का सम्मान करने के लिए पाहुजा परिवार की ये सबसे नायाब सितारा हमारे बीच में है। आपकी तालियां गवाह होनी चाहिए इस पल का। एक पत्रकार, एक कलमकार का सम्मान हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा
कि प्रोफेसर साहब का सम्मान भी किया जाए। भला दिलेर प्रोफेसर है जिन्होंने मंच पे माना कि गलती हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। कुछ भी बोलूं तुम्हारा नाम आता है, कुछ भी बोलूं तुम्हारा नाम आता है। क्या सच मोहब्बत में ऐसा मुकाम आता है? कुछ भी बोलूं तुम्हारा नाम आता है। मैं ये अभिनय जौहरी साहब और जहां भी जिस मंच पे जाऊंगा याद दिलाऊंगा कि माँ बाप भगवान है, कूड़ेदान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा सैया बेईमान, तो सैया बेईमान के जो निर्देशक हैं मिस्टर संजीव जौहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सांची बात में। सर, ये जो नाटक सैया बेईमान कैसे आपने शुरू किया, इसके बारे में कैसे सोचा, इस मंच तक आप लेकर के आए, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ये नाटक, इसमें मुझे कुछ ऐसी बातें लगीं जो कि मुझे लगा कि इसको ज़रूर करना है, डायरेक्ट करना है और अपनी टीम के साथ प्रेजेंट करना है। क्योंकि इसमें एक तो हल्का फुल्का जैसे कॉमेडी भी है, ह्यूमर है काफ़ी इसमें, उसके अलावा एक सोशल इशू है जो आज के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है हर फैमिली के साथ। और अक्सर बुज़ुर्गों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हमने इस नाटक में दिखाई। तो एक तो इसका जो ह्यूमर है, इसकी जो कॉमेडी है वो, और दूसरा जो एक जेन्युइन सोशल इशू है जिसको कि हमें हाईलाइट करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। तो दोनों ही बातें मुझे बहुत अपील की, तो इसीलिए मैंने इस नाटक को चूज़ किया अपनी टीम के ये साथ। नाटक पहली बार मंचन हुआ या पहले भी कर चुके हैं? पहले भी हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अच्छा। तो दूसरी बात कि आप कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से इस थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा हैं। जी। पहले भी आप करते रहे हैं। जी। तो कुछ बताएं इस फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों के लिए एक बून है। इट्स लाइक अ बून फॉर पीपल लाइक अस, बिकॉज हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है जिसके सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा डॉक्टर सुप्रिया पहूजा और डॉक्टर मीनाक्षी पहूजा इतने प्रेम के साथ और इतनी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ करती हैं, हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती हैं और हम लोगों का भी बहुत ख्याल रखती हैं और हर तरह से। तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो अपनापन सा महसूस होता है जी सर, और दूसरा कि अपनी जो हम प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, इतनी अच्छी ऑडियंस होती है इनकी, हमेशा उनके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं इतने अच्छे ऑडिटोरियम में, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। सैया बेईमान के जो मुख्य किरदार हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें आप मंच पर देख रहे थे अभिनय करते हुए। तो सर उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। जी, इधर से मिस्टर बिंदु हैं जिन्होंने पति का, बाबूजी का रोल अदा किया, रेखा जौहरी जिन्होंने माँ जी का रोल अदा किया, और ये हैं मिस्टर मनु सहगल, मनु सिकंदर ढींगरा जिन्होंने कि डॉक्टर जितेन का रोल अदा किया। ये मुख्य अभिनेता। जी, सर के निर्देशन में आपने काम किया, तो बताएं सर अपने किरदार को लेकर के। किरदार ये इसका नाम जितिन है, जितिन, और ये एक डॉक्टर है, थोड़ा दिल पे एक टाइप है। और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है काफ़ी हद तक 75% हिस्से में कि ये सिर्फ इसी तरह का दिल फैक टाइप ही आदमी है, लेकिन लास्ट में उसका जो किरदार है पूरा बदल जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है। जी। आपने एक माँ का किरदार किया, एक माँ की व्यथा जो है आजकल सभी घरों में है, माँ को इग्नोर कर रहे हैं बच्चे, बड़ा दर्द का विषय है, तो बताएं कुछ। जी, इस किरदार में पति पत्नी दोनों झगड़ते रहते हैं। मैंने पत्नी का किरदार अदा किया। दोनों झगड़ते रहते हैं सारा दिन, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार भी बहुत है। जहाँ तक बेटों का सवाल है, माँ छोटे बेटे के ज़रा ज़्यादा करीब है, उसको ऐसा लगता है, और उसको लगता है छोटा मुन्ना भी उसके करीब है, लेकिन प्ले के अंत में ये पता चलता है कि नहीं, कोई ना बाप को पूछ रहा है ना माँ को पूछ रहे हैं। तो यही इस का अंत ही। और मुझे इस प्ले की जो सबसे ख़ास बात लगती है कि एक इतने हल्के फुल्के भाव के साथ ये नाटक शुरू होता है
और धीरे 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 जो उसका फ्लो कहानी का जा रहा है वो एक इतना इमोशनल ट्रैक में जाता है। तो मुझे लगता है यही इस नाटक की खासियत है, जो कि मनोज मित्रा जी ने बहुत अच्छे से लिखा है और सांत्वना निगम जी ने बड़ा अच्छा अनुवाद किया है, जो कि क्योंकि मूल रूप से ये बांग्ला नाटक है और हिंदी अनुवाद सांत्वना निगम जी ने किया है। तो मैं समझती हूँ अनुवाद और लेखन दोनों बहुत ही बेहतर हैं। धन्यवाद जी। सर आप बताएं। मेरा ये मानना है कि जो कुछ पिता जो शुरुआत में जो गलतियां करता है उन्हें नहीं करना चाहिए, और इस नाटक में जितना क्रेडिट हम लोगों को जाता है आर्टिस्टों को, मैं उससे कहीं ज़्यादा इस प्ले के डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जैसे सुई धागे की तरह हमें एक पिरो के रखा है। तो आपने बार बार हमें तो ज़रूर पूछा, लेकिन ये बिल्कुल कहूँगा कि अगर हम दोनों ने भी अगर इस तरीके का रोल किया है तो इसमें सिर्फ मैं बार बार एक बार कहूँगा कि हमारे डायरेक्टर को रोल है, ये क्रेडिट हमें जाता जिस है। तरह से मांझा गया है, जिस ट्रैक पे ले जाया गया, उसका सारा श्रेय निर्देशक को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जाता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस्टर सुनील मेहरा हैं, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, जिनकी वेब सीरीज आप देखते हैं, फिल्में भी आपने देखी होंगी और थिएटर की दुनिया में भी पिछले बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। बहुत सौभाग्य है आपसे मिलने का, आज यहाँ पर साची बात को हो रहा है। तो सर बहुत स्वागत करते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभिनय की दुनिया में कितने सालों से हैं और जो आपने आज तक किया है थोड़ा बहुत दर्शकों को बताएं। अभिनय तो मेरे ख्याल से हर आदमी करता है, कोई पर्दे पे करता है, कोई पर्दे के पीछे करता है। बहुत बढ़िया। तो जी मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, वेब सीरीज़ भी करता हूँ। अब यहाँ पे थिएटर देखने आए हैं जी। तो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जी कि जिसमें आज कैमरे के ऊपर जब होता है ना, तो बड़े बड़े सितारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी मैं था तो लव रंजन की मूवी आ रही है, नामचीन नाम, इंडिया का नंबर 1 बॉलीवुड स्टार, और सिर्फ उसका एक एक्सप्रेशन लेना था कि बारात चली गई। अब उसका एक डेड एक्सप्रेशन है, 26 रीटेक हुए थे। क्या बात। हम बैठे देख रहे हैं साथ में कि यार ये मतलब कैमरे के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, बट थिएटर यू डोंट गेट ए चांस, यू डोंट गेट ए चांस नहीं देता थिएटर। यू हैव टू बी परफेक्ट। आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी रिहर्सल होती है, और जब हम मूवी शूट के लिए जाते हैं उस दिन पहुंचते हैं, वो हमें दे देता है जी बैकग्राउंड ये है, ये कैरेक्टर है, ये अभी करना, 1-2 रीटेक हुए खींच देते हैं। थिएटर इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैंने जितने भी प्लेस किए हैं उन सबके डायलॉग्स मेरे को अभी भी ज़ुबानी याद है कि मैं ये बोलूँगा, आप ये बोलोगे, फिर मैं ये बोलूँगा, क्योंकि इतना आदमी को रटना पड़ता है, पूरा दिमाग में उतारना पड़ता है। तो प्ले में आपकी इमोशंस ज़्यादा इसलिए आएंगी क्योंकि आपको एक एक इमोशन, एक एक डायलॉग रटना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। महीनों की रिहर्सल होती रहती है। महीनों की रिहर्सल होती है, तब आपके अंदर से वो कैरेक्टर उभरता है, तब थिएटर होता है। मूवी इज़ डिफरेंट, लेकिन पैसा तो मूवी में होता है, हम तो थिएटर पे लगे रहते हैं बस। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अपना जो है एक अनुभव, जो है इतना बड़ा अनुभव जो आपके साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। साची बात के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो प्यारे दर्शकों, आपको ये नाटक कैसा लगा, ज़रूर अपने विचार और सुझाव हमें साझा करें। थिएटर की दुनिया में जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो प्रमोशन ये कर रहे हैं लगातार, आज 9 साल हो गए हैं इस थिएटर फेस्टिवल को करते हुए, और आगे भी अपने माता पिता की याद में इस फेस्टिवल को वो करते रहना चाहते हैं। स्पोर्ट्स और कल्चरल के भी जो है उस कल्चरल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है हमारा ये चैनल, हमारा ये न्यूज़ पोर्टल, हमारी ये घटनाएं, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, ज़रूर अपने विचार और सुझाव साझा करें। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक साची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यूज़, घटनाएँ, जो भी कार्यक्रम हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।